Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. This first article is extremely very important. कहीं ना कहीं आपको ये एक आइडिया देगा कि जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में क्या हुआ है, एक नया डेटा हमारे सामने आया है जिसके हिसाब से इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 2023 के मिड में चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगा विद 2.9 मिलियन हायर पॉपुलेशन। तो इससे लेकर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे। इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात क्या की जा रही है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन अगर आप बात करोगे तो बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाला है जिसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। बट एज पर द राइटर है कि आप अगर इसको देखेंगे तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, एक ऐसा पीरियड है वेयर इंडिया कैन फ्लरिश। अभी आपने रिसेंटली एक और स्टेटमेंट सुना होगा जहाँ पर जो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इंडिया में एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है तो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे पास है ना। नो मैटर इंडिया के पास क्वांटिटी हो सकती है पॉपुलेशन की, बट जो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, दिस व्हाट वी हैव। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है फॉर द डेमोग्राफिक एडवांटेज देन द सीरियस कंसर्न, एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट ऑल दिस। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो ये बर्डन नहीं है। हालांकि इसको आप एक बहुत अच्छे तरीके से देखिए तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज या कॉम्पोजिशन की आप बात करोगे तो आप देखोगे तो ये बर्डन अकेला नहीं क्रिएट कर रहा आपके लिए, बट साथ में आपके लिए रिसोर्सेज भी क्रिएट करने की बात कर रहा है। यू आर गेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इटसेल्फ। वहीं अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज 2.0 इन द 2023, विच मीन्स अगर आप देखोगे तो इंडिया में अगर एक मेल एक फीमेल, मतलब अगर ये एक कपल है तो हमेशा एक कपल अगेन 2 बच्चों को रिप्लेस कर रहा है। तो दिस इज़ द रिप्लेसिंग पैटर्न इन इंडिया। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन अगर आप देखा जाए तो ये अभी एक ऐसा टाइम फ्रेम इंडिया के पास आ गया है जहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की सिचुएशन कही जा सकती है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ कब हो सकता था, जब ये यहाँ पर 2 लोग हैं और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होने वाले वो 3 या 4 हैं, जैसा पहले के टाइम पे हुआ करता था। आप देखेंगे जहाँ पे लोग यूजुअली क्या करते थे, 6-6 7-7 बच्चे जिनके होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुआ करती थी, बच्चों की डेथ हो जाती थी। सपोज़ उनके 5-6 बच्चे हैं, 5 में से सिर्फ लास्टली जाके 3 ही बच्चे बचते हैं। तो इंडिया की अगर आप बात करेंगे आज की डेट में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 लोगों को 2 ही लोग रिप्लेस कर रहे हैं, विच मीन्स इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन की अगर आप बात करो, अगर इसी तरीके का सिचुएशन चलता रहा, ठीक है, अगर दिस सिचुएशन कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव ग्रोथ बट इन द डिसलरेटेड मोड अंटिल 2064, तो आप देखिए 2063 का पीरियड शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, 169.6 करोड़ इन 2063। अब अगर इंडिया में इसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो आप देखिए इंडिया की अगर आज की डेट में आप बात करेंगे तो 68% जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 2023 में अगर आप देख लेते हैं तो हमने एक वर्किंग एज पॉपुलेशन सपोज मान लीजिए हमने ले लिया है 15 ईयर्स से हमने काउंट करना चालू किया, तो कंट्री में जो 68% पॉपुलेशन आप आज की डेट में देख रहे हैं, आप मिड ऑफ 2023 देखेंगे तो यही लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। और अगले 35 साल तक यही इकोनॉमिक ग्रोथ में इनपुट करेंगे। द मोर दे विल लर्न द मोर दे विल वर्क, और जितना ये काम करेंगे उतना ही आपकी जीडीपी भी ग्रोथ होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी हाई पॉइंट। अब देखिए यूजुअली 4 कंडीशन आपको देखने मिल जाएंगी जहाँ से आपको जो डेमोग्राफिक बोनस है वो देखने के लिए मिल सकता है। पहली बात एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं, दूसरा हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, तीसरा हम स्किल, हेल्थ कंडीशन और गवर्नेंस पॉलिसी की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि क्या इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। अब देखिए चाइना
के पास अगर बात किया जाए, यूएस की कंडीशन में बात किया जाए या जापान की कंडीशन में बात किया जाए, तो इन सब के मुकाबले इंडिया के पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यंग लोगों का ज़्यादा है ना। तो देखिए जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो हायर सपोर्ट रेशोज़ आपको देखने मिलेंगे। आज की डेट में जो यंग पॉपुलेशन है, यहाँ पर कम डिसीज़ेज़ हैं, साथ ही देखिए आप यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ कम है। इसी वजह से आपका जो केयरिंग बर्डन है, जो सोशल अमाउंट है जो गवर्नमेंट का यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, वो कम है। वहीं आप काउंटर पार्ट जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है, एक तो वो भी कम आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है, 1.67 के आसपास आपको देखने मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट मेजरली जो पॉपुलेशन है वो एल्डरलीज की है, रिजल्टेड इनटू जो सोशल केयर टेकिंग के लिए जो सरकार का खर्चा है वो इनके ऊपर ज़्यादा है, पेंशन देने के लिए खर्चा ज़्यादा है। तो यहीं पर एक और बहुत अच्छा उदाहरण आर्टिकल में दिया जा रहा है कि देखिए इंडिया में अभी जो सिस्टम हमने चला रखा है ना, ये 2 बच्चों वाला, ये ठीक है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए इस सिस्टम को हमें बंद क्यों करना है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जापान, चाइना और यूएस की कंडीशन अगर देख लीजिए, अगर एक बार फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाती है तो इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी हार्ड टू रिवर्स इट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं चाइना से, जहाँ वो अपने लोगों को अमाउंट दे रहा है कि वो ज़्यादा बच्चे करें, बट they are not willing to give birth to more children. In fact, some of them have in fact decided कि they don't even want to marry. So government cannot force anyone to do that. Yes, you can force कि भाई आप 2 बच्चे करो, लेकिन you cannot force any couple कि भाई तुम 4 बच्चे करो या 6 बच्चे करो। ऑलराइट, तो इंडिया के पास अगर आज की डेट में हम बात करें तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये इंडिया को एक बहुत अच्छे सेक्शन में लेकर जा सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल है। उसके यंग जनरेशन की अगर आप बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड इनका प्रोडक्शन जो है, इनका जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। रिजल्टेड इनटू व्हाट, बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे देश इंडिया से जो लोग आते हैं उन लेबर्स को लेना चाहते हैं। क्यों? पहली बात तो भाई टैलेंटेड होते हैं, दूसरी बात चीप लेबर फोर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नॉट अलोन चीप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन इट कम्स कि भाई आप मेंटल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इनके वर्किंग की बात करेंगे, दैट इज़ वे मोर हायर इन कंपैरेटिव टू द अदर पीपल। तो इसी टाइम अगर आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं इंडिया अगर इस पर ध्यान नहीं देगा, तो आप देखिए इंडिया का अगर फर्टिलिटी रेट गिरना चालू हुआ तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर इंडिया सोने की चिड़िया बनने के पहले एक ओल्ड बर्ड के रूप में आपको नज़र आने लगेगा। सो दिस इज़ अ हाई टाइम वेयर गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग, ठीक है। ड्रास्टिक पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड हमें नहीं अपनाने की ज़रूरत है, दे शुड बी वेरी मच लिबरल ऑल्सो। चलिए अब थोड़ा सा एक शब्द समझ लेते हैं। हम बार बार एक वर्ड पढ़ रहे थे विच इज़ दी डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। सो अगर हम यूएनएफपीए की बात करें विच इज़ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल that can result from shift in a population age structure, mainly when the share of the working age population is from 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population, which is the 14 and younger and 65 and older. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके चेंज होने के कुछ कारण हो सकते हैं, बर्थ रेट्स में कमी आना, फर्टिलिटी रेट में कमी आना, या लॉन्गेविटी बढ़ते जाना, ये इसके कुछ कारण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये सारा का सारा आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। देखिए जब भी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की बात करते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको यूजुअली 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपको देखने मिलेंगे, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। चाहे आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात कर लीजिए, पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर लीजिए, यू विल फाइंड
कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिला है। देखिए कई बार हम कुछ इस तरीके के कयास लगा लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात की जा रही है, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत हार्डशिप्स होंगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई भी अभी तक वहाँ नहीं गया है और आप एक भी बार वहाँ चले जाएंगे तो यू विल बी लाइक सरप्राइज टू नो कि हाउ मच डेवलप्ड द इंटायर एरिया इज़। ओके, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्टिकल आपसे क्या बोल रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए रिसेंटली थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग यहाँ पर होस्ट किया जाने वाला है, होस्ट किया जा चुका है 11 से 12 अप्रैल के बीच में, जिसको होस्ट किया था एशियन कॉन्फ्लुएंस ने, विच इज़ दी एस्कॉन, अगरतला और त्रिपुरा में ये यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह निकल कर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करने का मौका मिला कि देखिए कैसे जापान और इंडिया मिलकर एक नया ट्राइओका क्रिएट कर सकते हैं फॉर द इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप अगर बात करेंगे तो देखिए इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं जो आपको चाइना मेड भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको किसके द्वारा बनाए हुए मिल जाते हैं, आपको जापान के द्वारा भी बनाए हुए मिल जाते हैं। दो व्हाट जापान डिड, उनकी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है दैट इज़ वेरी गुड, एंड बिकॉज ऑफ द दैट उनके प्राइजेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली चाइना के अगर हम प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो चीपर होते हैं, और हम यूजुअली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर हम जाके वही सस्ता सामान यहाँ पर खरीद लेते हैं। तो ये जो टाई अप अगर आप देख रहे हैं तो ये इंडिया, बांग्लादेश और जापान को क्लोज लाने का भी काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे भाई कैसे, तो देखिए हो क्या रहा है, जापान एक मातारबारी डीप सी पोर्ट डेवलप कर रहा है ऑन दी सदर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक, सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन हेयर, जस्ट अंडरस्टैंड इट, दिस इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्लेस कॉक्स बाज़ार, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है आपका माताबारी सी पोर्ट, ठीक है, मैं इसको DSP लिख देती हूँ, डीप सी पोर्ट के लिए। यहाँ पर आपका बना हुआ है चटगांव पोर्ट, है ना, और यहाँ से आपकी एक रोड आके कनेक्ट हो जाती है नेशनल हाईवे 1 की। तो ये जो पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, बांग्लादेश में डेवलप किया जा रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से किया जा रहा है। फ़ायदा क्या होने वाला है, इसकी वजह से ये जो चिटगांव पोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो बर्डन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोर्ट है, ठीक है, डीप सी पोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 2027 तक ऐसा माना जा रहा है कि ये काम करने लगेगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है, जहाँ बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट को आप देखेंगे तो एक हब बन रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। वहीं ये जो पूरा सेक्शन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया को एक तो ओपन ओशन में जगह प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, वहीं इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है टू काउंटर द चाइना। इंडिया के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉर्डर आप देखेंगे तो आपको नेपाल से भी शेयर होती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। नेपाल के अलावा आपको चाइना से भी बॉर्डर नज़र आ जाएगी, आप भूटान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आप बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं, म्यांमार के साथ भी कर रहे हैं, और इसी की वजह से आपका जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इस जगह को प्रोडक्टिविटी देना, डेवलपमेंट करना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रोड और पोर्ट्स कनेक्टिविटी रहेगी तो आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला सकते हैं, रिजल्ट इनटू व्हाट, ये जो जगह हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे जीडीपी में अपना एक भागीदारी देंगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ का जो क्राफ्ट है, जो एक बहुत एंशंट क्राफ्ट माना जाता है बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों का, हैंडी क्राफ्ट में ये लोग बहुत ही ज़्यादा महारत इनको हासिल है, तो वो भी वापस जो पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से पीछे रह गया वो भी बाहर आ पाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक पूरा डाइवर्स सेक्टर है, एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन आपको देखने मिल जाता है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, हैंडी क्राफ्ट
चीज़ें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। तो ये सारे सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई प्रॉब्लम हो क्या जाती है। देखिए चैलेंज की बात करें तो एक जापान एक सिंगल इन्वेस्टर है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विच इज़ द अनवर्केबल. Indian companies too much invest. India must ease restriction on the flow of the investment from the Bangladesh. The three governments should also come closer to linkage the economic cooperation. ठीक है, तो जापान, इंडिया एंड बांग्लादेश नीड्स टू कम क्लोजर बिकॉज यहाँ पर सबका ही बेनिफिट है. ऑल्सो बांग्लादेश feels that it facilitates so much connectivity and now needs reciprocity from India as well as so that it better connected with the other neighbors. By facilitating it, India can assist Bangladesh in becoming the integral part of the Act East policy. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. देखिए यहाँ पर बात की जा रही है हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन एडल्ट इन कोर्ट. इम्पॉर्टेंस जीएस पेपर 2 के लिए. देखिए रिसेंटली आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता होगी कि जब निर्भया केस हुआ था उसके पहले तक हमारे पास ऐसे जुवेनाइल वाली कोई खास डेफिनेशन थी नहीं. हम यूजुअली मानते थे जितने भी 18 वर्ष से कम के लोग हैं, नो मैटर विच काइंड ऑफ क्राइम, विच लेवल ऑफ इंटेंसिटी क्राइम दे डू, इनको अडल्ट के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा. लेकिन निर्भया इंसिडेंट के बाद यहाँ पर नेशनल कमीशन जो आया और जो जे एक्ट हमें देखने मिला 2015, उसने इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया. अभी हुआ क्या है, रिसेंटली कुछ केसेस में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ने नोटिस किया कि ये जो गाइडलाइंस हैं जे एक्ट की, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. सेक्शन 15 ऑफ जे एक्ट जो कि बताता है कि भाई जो असेसमेंट है, जो असर्शन है किसी भी व्यक्ति को जुवेनाइल मानने का, वो क्या होगा, वो इस बारे में डील करता है. रिजल्टेड टू दैट NCPCR ने इसको डिफाइन कर दिया. इन्होंने बोला देखिए क्या कंडीशन है, जब आप किसी भी बच्चे को या 16 से 18 साल तक के किसी भी बच्चे को आप कब इस कैटेगरी में या अडल्ट के रूप में ट्रायल दे सकते हैं. तो इन्होंने बोला देखिए 3 कंडीशंस हैं. एक तो पिटी ऑफेंसेस, दूसरे सीरियस ऑफेंसेस एंड थर्ड दी हीनियस ऑफेंसेस. तो सेक्शन 15 जे एक्ट का बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हीनियस ऑफेंस अगर होते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पर कम्युनिटी बनाई जाएगी, ठीक है, जो किसके लिए होगी, जिसको कंडक्ट किया है इस तरीके का क्राइम जो 16 साल या उससे अधिक के बच्चे ने किया है, उसको उसके लिए इस तरीके की कमेटी बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी, जो असेसमेंट करेगी कि भाई ऐसा क्राइम करने के पहले इस बच्चे की जो मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी थी वो क्या थी, ठीक है, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस समझता था ऐसा क्राइम करने के पहले, और इसके हिसाब से बोर्ड अपने सजेशंस देगा प्राइमरली असेसमेंट के थ्रू अंडर सेक्शन 15, और एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि क्या किसी भी बच्चे को एज ए चाइल्ड या एज एन एडल्ट ट्रीट करने की आवश्यकता है या नहीं. Along with that, what board can do, they may order the transfer of the case to the children's court having jurisdiction to try such offences. तो ये जो whole sole object है ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट का, ये इसीलिए है, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी बच्चा जो 16 से 18 साल की उम्र में है, क्या उन्हें एक एडल्ट ट्रायल दिया जाना चाहिए फॉर द हीनियस क्राइम्स और नहीं. नाउ द क्वेश्चंस कम कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. देखिए जे एक्ट क्या बोलता है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करने के लिए और ये प्रोवाइड करने के लिए किसी भी बच्चे को, उसकी फैमिली को, कि भाई यहाँ पर उसको एक एडल्ट की तरह या एज ए चाइल्ड की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, अब होगा क्या, इस बोर्ड की जब बात करेंगे तो देखिए बच्चा इसका पार्ट रहेगी, बच्चे के अलावा फैमिली, एक आपको एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, चाइल्ड साइकेट्री देखने मिल जाएगा, और बोर्ड इन सब की सहायता से ऐसे व्यक्ति जिनको इन बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा हो, लीगल एड की बात की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड्स की सर्विसेज अथॉरिटी की बात की जाएगी, उनकी परमिशन में ये पूरा का पूरा प्रीलिमिनरी असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट दिस कैन बी डिसाइडेड कि इनको कैसे ट्रीट किया जाना है. बार बार इस चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था, इसीलिए NCPCR ने वापस अपनी ये गाइडलाइंस को रिलीज़ किया और इन गाइडलाइंस को बताया गया कि देखिए इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल. आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015
आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, और स्पेशली आप उसका सेक्शन 15 और साथ ही साथ जो इसका बोर्ड यहाँ पर बनाया जाता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए, आप उसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको एक बहुत शॉर्ट से पॉइंट में समझ लेते हैं। रिसेंटली आप देखेंगे एक लॉकबिट करके एक रैंसमवेयर है। इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे इसका नाम पूछ लिया जाएगा, लॉकबिट क्या है। तो लॉकबिट एक रैंसमवेयर है जो यूजुअली किसको टारगेट कर रहा है, जो एप्पल कंप्यूटर्स हैं, जो मैकबुक जिन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है आज की डेट में, कि दे आर दी मोस्ट सिक्योर एंड वेरी मच क्रूशियल डेटा सेव करने के लिए, उन्हीं पर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, ये जो लॉकबिट रैंसमवेयर है, इट वाज फाउंड टू बी टारगेटिंग मैक डिवाइसेस in the first earlier in the generally the lockbit gang was repeatedly behind a cyber attack on UK postal services, और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसमें बहुत बड़ा ब्रेक आ गया। इस तरीके की जो पहला इंसिडेंट था वो 2016 में रजिस्टर किया गया था, 2019 में रजिस्टर किया था, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगा तो आप देखेंगे ये डब हो गया एज दी ABCD वायरस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ किया जा रहा था वो इनक्रिप्टेड थे, ठीक है। अब लॉक बिट रैंसमवेयर कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, इन्फ्लोरेट करेगा विक्टिम के सिस्टम को, और जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट फाइल है उन्हें एनक्रिप्ट कर देगा। फिर वायरस कैटेगराइज करेगा एज ए क्रिप्टो वायरस। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप हमें क्या करो, डार्क वेब पे हम आपकी चीज़ें नहीं रिलीज़ करेंगे, रिजल्टेड इन टू वॉट, आप जो हमें पेमेंट है वो आप हमें क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप हमें क्रिप्टो करेंसी के रूप में फॉर्म करोगे तभी हम आपकी जो फाइल्स हैं या आपकी जो डिवाइस है उसको हम डीक्रिप्ट करके देंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर एक ये बात भी कही जा रही। ऑल्सो यहाँ पर ये एक तरीके से देखिए सेल्फ स्प्रेडिंग मैलवेयर की तरह काम कर रहा है ना। सेल्फ स्प्रेडिंग मैलवेयर की तरह मतलब इसको किसी एडिशनल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये इन्फ्लोरेट कर गया किसी भी सिंगल डिवाइस में, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट इसने क्रिएट कर लिया, तो आप देखेंगे ये ग्रेजुअली उसमें एक्सपैंड होने लगेगा। और इसी की वजह से इसको बोला जाता है हाइड एग्जीक्यूटेबल इंक्रिप्शन फाइल बाय डिस्टिंग्विश दैम इन दी .png फॉर्मेट। तो आप देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, .png फॉर्मेट क्रिएट होगा, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब एक बार अगर ये एक्सेस ले लेते हैं तो ये करते क्या हैं, देखिए सिस्टम को इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रिप्शन पेलोड है मैनी डिवाइसेस पे वो पहुँच जाता है, और जो सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है इसको भी ये पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, डिसेबल। नाउ व्हाट हैपन, अब सिक्योरिटी प्रोग्राम्स डिसेबल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इसको परमिट नहीं करेगा किसी भी डेटा रिकवरी सिस्टम को, और गोल इनका जो हो जाता है कि ये इंश्योर करना कि जो डेटा रिकवरी है वो बिना लॉकबिट गैंग की मदद से संभव नहीं हो पाए। इसीलिए याद रखिए जो ये पूरा काम करने के पीछे जो लोग हैं उनको कंबाइंडली एक टर्म दे दिया गया है लॉकबिट गैंग। लॉकबिट गैंग क्या है, ऐसे लोग, ऐसे रैंसमवेयर ग्रुप बोला जा रहा है जो ऑपरेट करते हैं रैंसमवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, याद रखिएगा ये शब्द भी। मॉडल एंड कम्स फ्रॉम अ लाइन ऑफ एक्सटॉर्शन साइबर अटैक, और इसी की वजह से आप देखेंगे तो लॉकबिट गैंग जो है ये लगातार न्यूज़ और चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रशियन, कैनेडियन नेशनल की भी बहुत सारी जो लिंकेज है उस पर यहाँ पर अटैक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट जो यूक्रेन रशिया के टाइम का जो वॉर था उसको भी यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की थी। तो पहली चीज़ तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए दो शब्द हमारे सामने है, रैंसमवेयर और दूसरा क्या है, मैलवेयर। रैंसमवेयर जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए अमाउंट माना जा रहा है, तो रैंसमवेयर एक तरीके के मॉलवेयर्स ही होते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं भाई मॉलवेयर क्या है। देखिए मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी चीज़ की सहायता से डेटा की चोरी करना, उसे ख़त्म करना या फिर उसको ख़राब करने या हैक करने का काम करता है।
ठीक है। इनका जो मैक्सिमम जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका उद्देश्य होता है वो किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ऐसी जितनी भी डिवाइसेस होती है इनमें जो इम्पॉर्टेंट निजी जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको या तो चुराना या उसको पूरी तरीके से नुकसान करना होता है। याद रखिए 2020 में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जुलाई 2020 में डेटा चोरी करने की क्षमताओं से लैस ब्लैक रॉक नाम के एक मैलवेयर को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्लैक रॉक क्या है ना। इट इज़ अ वायरस मैलवेयर, सो इट इज़ अ मैलवेयर। अब बात कर लेते हैं रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर बेसिकली एक तरीके के मैलवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। दूसरी शब्दों में अगर हम बोलें इन्हें आसान हिंदी की भाषा में तो फिरौती वायरस कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को टारगेट करते हैं, उसके सर्वर को हाईजैक कर लेते हैं और फिर उसके बदले में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रैंसम की डिमांड करते हैं। चलिए, इंडिया ने कोई कदम उठाए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, इंडिया की अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव इंडिया ने लिया हुआ है, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो साइबर सुरक्षित भारत लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा सके साइबर क्राइम्स के बारे में, एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया जा सके, सेफ एनवायरनमेंट की बात की जा सके, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया है, आप याद रखेंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर 2019 में से लॉन्च किया गया था, स्कैन करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को और कम्युनिकेशन करने, एक मेटा डेटा जो कंट्री में आ रहा है, रियल टाइम साइबर थ्रेट्स हैं उनको कवर करने के लिए NCCC को यहाँ पर बनाया गया है। इसी के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है साइबर स्वच्छता केंद्र। इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में ऐसे इंटरनेट यूजर्स के लिए टू क्लियर देयर डिवाइसेस एंड कंप्यूटर टू वाइप आउट मालवेयर्स एंड वायरसेस, सो यू कैन ऑल्सो यूज इट, साइबर स्वच्छता केंद्र। एंड वन इज़ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, जिसको हम ISEA के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को, ठीक है, 52 इंस्टीट्यूशन की सहायता से यहाँ पर उनमें अवेयरनेस कराना, उन्हें साइबर एजुकेशन देना, रिसर्च कराना और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करना। ऑलराइट, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको मैलवेयर बता दिया, इसके अलावा एक और शब्द आ जाता है फिशिंग। चलिए, फिशिंग की बात करें अगर हम, तो ये एक मेथड है जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी डिवाइस की उन्हें गैदर करना यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल्स एंड दी वेबसाइट। याद रखिएगा, ईमेल्स और वेबसाइट्स के थ्रू आपको कई बार लिंक आ जाती हैं, उन पे आप क्लिक कर देते हैं और आप देखेंगे तो ये इन्हें ही फिशिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द आता है डॉस एंड डीडॉस। ठीक है, ये क्या करते हैं, द अटैकर्स मेक द नेटवर्क ऑफ मशीन अनअवेलेबल बाय डिसरप्टिंग द सर्विसेज ऑफ द होस्ट नेटवर्क। इसी के अलावा एक और टर्म आ जाता है SQL इंजेक्शन, जहाँ पर बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो स्टोर होते हैं, डेटा और सर्विसेज जो स्टोर होते हैं, वेबसाइट इनका क्या करती हैं, यूज दिस SQL टू मैनेज देयर डेटाबेस। SQL injection attack targets such servers by using malicious code to get confidential informations। वहीं साइबर वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो विच इज़ द अटैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर द मिलिट्री पर्पजेस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर वॉरफेयर। ओके, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। तो ये थे आज के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.